नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ हुए एक अपराध ने परेशान कर दिया है। अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के बलात्कार के आरोपी एक अफसर हैं प्रमोदय खाका, और उनकी पत्नी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अफसर पर आरोप है कि उसने 2020 में अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया जब वो महज 14 साल की थी। उसकी पत्नी भी उसके अपराध में शामिल थी। पुलिस के मुताबिक जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो अफसर की पत्नी ने उससे गर्भपात की दवा खिलाई। इस घटना से लड़की काफी परेशान, डिप्रेशन में चली गई। जब डिप्रेशन के इलाज के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट पे एफआईआर करके अफसर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरे मामले पे राजनीति भी हुई, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में इसको जो ये आरोपी है इसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अपने सहयोगी मुकेश सेंगर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, कल देर रात पीड़ित और उसकी मां से मिलने के लिए कल वो मौजूद रहीं। जब पीड़िता से नहीं मिल पाई अस्पताल में तो धरना उनको देना पड़ा। उसके बाद हमारे सहयोगी मुकेश पहुंचे हैं और उन्होंने बात की है। तो पहले सुन लेते हैं मुकेश सेंगर से क्या बात हुई है स्वाति मालीवाल की। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कल से आप यहाँ पर बैठी हैं, क्या आपकी मुलाकात विक्टिम या उसकी मां से हो पाई है? नहीं, मेरे को मिलने नहीं दिया गया और दिल्ली पुलिस बिल्कुल गुंडागर्दी कर रही है। मैं समझ नहीं सकती कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ मैं, मुझे क्यों नहीं मिलवाया जा रहा विक्टिम से और उसकी माँ से। अगर विक्टिम की तबीयत खराब है, जो मैं समझ सकती हूँ, तो उसकी मदर से मैं क्यों नहीं मिल सकती? बिल्कुल झूठ फैला रही है दिल्ली पुलिस और एक तरीके से दादागिरी कर रही है। भाई, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का तो काम है लड़की से मिलना, उसकी मदद करना, उसे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना, लीगल एड प्रोवाइड करना, और मुझे ही नहीं मिलने दिया जा रहा। 24 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, रात में भी मेरे को यहीं सोना पड़ गया। और दिल्ली पुलिस किस तरीके का एक्शन कर रही है। और सवाल दिल्ली पुलिस पे और भी उठते हैं, क्योंकि 8 दिन हो गए थे तब तक उन्होंने अरेस्ट नहीं करा था। क्योंकि ये अफसर है बड़ा सरकार में, तो दिल्ली पुलिस उससे दब रही है। अरेस्ट क्यों नहीं करा? तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं करा? एक तो अरेस्ट नहीं करा, ऊपर से जब हमें पता चला, हमने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस इशू किया, दिल्ली सरकार को भी नोटिस इशू किया, और हम यहाँ आए हैं उससे मिलने के लिए, तो मिलने ही नहीं दे रही। आप किसी से भी पता कर लीजिए, जब कोई केस होता है तो दिल्ली महिला आयोग वहाँ जाता है और बात करता है। आज तक कभी रोका नहीं गया। अच्छा, बाकी जितने मीडिया के साथी हैं या बाकी भी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी जाती हैं ऐसे केसेस में। अभी तक कोई भी लड़की से नहीं मिल पाया है, ना लड़की की माँ से मिल पाया है। तो ये तो बहुत अजीब बात है ना। ये अस्पताल की गुंडागर्दी है और दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी है कि मिलने ही नहीं दे रहे। और इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते अपने सहयोगी मुकेश सेंगर के पास। मुकेश, जब आपसे दोपहर में बात हुई थी, आपने कहा था कि जो ये आरोपी हैं इनको कोर्ट में पेश किया जाना है। कहां पर पहुंचा है मामला, पहले बताइए। देखिए, ताज़ा अपडेट ये है कि जो आरोपी है उसका पोटेंसी टेस्ट दिल्ली पुलिस ने करवा लिया है और उसको दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां पर आगे क्या कुछ होगा ये देखना होगा। लेकिन कुछ देर पहले उसको दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं जो आरोपी की पत्नी है उसको कल पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया था। उसको 1 दिन के लिए जुडिशल कस्टडी में भेजा गया था। आज उसको दोबारा पेश किया गया है, तो अब देखना होगा कि फर्दर आगे क्या होता है। तो दोनों ही आरोपी आज फिर से दोबारा कोर्ट में पेश हुए हैं और अभी तक की जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद दिल्ली पुलिस आरोपी का रिमांड मांगे और उससे आगे की पूछताछ करे, क्योंकि मामला 2020 से लेकर 2021 के बीच का है, जब लड़की के साथ में रेप किया गया और वो गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करवा दिया गया। और इस काम में जो आरोपी की पत्नी है वो भी शामिल है। इसीलिए इसमें एफआईआर में पुलिस ने पॉक्सो के अलावा सेक्शन 120B लगाया है, यानी कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अभी जांच चल रही है। दूसरा, जो लड़की है, विक्टिम लड़की है, उसने जांच में कहा है कि जो आरोपी है वो बुराड़ी की एक चर्च में सचिव था और वो चर्च में जाती थी, तो चर्च में भी आरोपी उसके साथ में छेड़खानी करता था। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो लगातार कह रही है। मुकेश, मुझे आपसे एक सवाल लड़की की मेंटल स्टेट के बारे में पूछना था। बहुत परेशान वो बताई जा रही थी, डिप्रेशन में है, और इस बच्चे की बात सामने ही नहीं आई। जब डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया तब जाकर इस लड़की के साथ जो हुआ, इस बच्ची के साथ जो हुआ, वो सामने आया है। उसकी इस समय मेडिकल कंडीशन कैसी है?
देखिए, ये जो बच्ची है इसको 2007 में गोद लिया गया था और गोद लेने के बाद वो अपने माता पिता के साथ में रह रही थी। उसके माता पिता एमसीडी के स्कूल में दोनों ही प्रिंसिपल थे, लेकिन 2020 में उसके पिता की मौत हो गई। बच्ची को पिता से बहुत लगाव था। उसके बाद बच्ची डिप्रेशन में आ गई, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही बच्ची को जो आरोपी है जिसको वो मामा बोलती थी वो अपने साथ ले गया और उसकी मां से वादा किया कि वो बच्ची को सुरक्षित रखेगा, लेकिन बच्ची के साथ रेप किया और उसका गर्भपात करवाया। इसके बाद बच्ची वहाँ से वापस आ गई और वो उत्तरी दिल्ली के एक नामी स्कूल में पढ़ती थी और उसने वहाँ से भी अपना नाम कटवा लिया और फिर वो उसने एक ओपन स्कूल में एडमिशन लिया और वो 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन इस बीच उसको लगातार पैनिक अटैक आ रहे थे। तो इस साल अगस्त के महीने में पहले हफ्ते में जब उसको पैनिक अटैक आए तो उसकी माँ ने उसको भर्ती करवाया और वहाँ पर बच्ची करीब 1 हफ्ते भर्ती रही। और जब डॉक्टरों ने उसकी काउंसलिंग की और बार बार वो एक नाम ले रही थी, उसके बाद डॉक्टरों ने उससे पूछताछ की। पूछताछ के बाद बच्ची ने बताया कि उसके साथ में ऐसा हुआ है। तब जाकर डॉक्टरों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और 13 अगस्त को पुलिस ने केस दर्ज किया। लेकिन बच्चे की हालत इतनी ख़राब थी कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो सीआरपीसी 164 में उसका बयान 8 दिन तक दर्ज नहीं कर पाए क्योंकि बच्ची की हालत ठीक नहीं थी और इसीलिए पुलिस ने जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट नहीं किया था। तो बच्ची अभी भी मेंटल ट्रॉमा में है, उसको पैनिक अटैक आ रहे हैं और लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं जो संस्थाएं बनी हुई हैं इस तरह के मामलों के लिए वो हरकत में आएँ और काम ज़रूर करें। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका। और आइए बात करते हैं इसकी बात में अपने किसानों की। किसान प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए निर्यात शुल्क 40% बढ़ा दिया, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र के कई किसान प्रदर्शन करने लगे। किसानों का दावा है कि वो घरेलू बाजार में कम कीमतों के चलते पहले ही नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे में निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी उनकी कमर तोड़ देगी। तो हमारे सहयोगी सोहित मिश्र ने नासिक में प्याज किसानों से बातचीत की चौपाल की। फिलहाल हम नासिक के विंसूर बाजार में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई ऐसे किसान अपने प्याज की उपज को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और वो अपने प्याज को लेकर चिंतित हैं। इस साल बारिश के मौसम में बड़े पैमाने पर प्याज खराब भी हो रहा है, साथ ही साथ जो किसान हैं उन्हें जिस तरह के दाम चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो हमने देखा कि किस तरह से लासलगांव हो या फिर महाराष्ट्र के अलग अलग जगह हो, वहाँ पर किसान परेशान हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन भी चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर किसान रुके हुए हैं कि उनकी प्याज को सही कीमत मिले और उसके बाद वो उसे बेच सके। हम उनसे बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि मुद्दा काय। काय तुमचं नाव सांगा काय आणि कुठून आलं ते सांगा। माधव फकीरा शेळके ठाणगाव. आता इनका नाव माधव आहे और तुम्ही किती कांदा आणलायत आणि किती रुपये खर्च झालाय ते सगळं सांगा मला। एका किलोला 20 रुपये खर्च आलेला आहे, म्हणजे 2000 रुपये क्विंटल खर्च आलेला आहे आणि त्यातून चाळीतून बाहेर 50% माल उखड्यावर फेकलेला आहे। किती आणले किती तुम्ही? आणि आता एक गाडी आणलेली किती असेल त्याचा? 20 क्विंटल 10-12। तो इनका कहना है कि जब इन्होंने खेती की तब प्रति क्विंटल 2000 रुपये का इन्हें खर्च आया है प्रति क्विंटल, और आधे से ज़्यादा क्योंकि बारिश और बाकी मौसम था तो उसमें प्याज भी खराब हो गए हैं। तो ऐसे में इनके पास अभी केवल 10 से 12 क्विंटल बचे हुए हैं। तो इनका कहना है कि जब इनका खर्च ही 20 रुपया हो रहा है तब ये 20-22 रुपये में देंगे तो कमाएंगे क्या? और उसमें भी सरकार की ओर से जिस तरह से 40% टैक्स लगाने की बात की गई है उसका भी असर पड़ा है। आप कह रहे थे कि आप लोग भी आए हैं, क्या क्या आप लोगों की मांग है? क्योंकि बाजार भी बंद है, तो कितने समय तक आप लोग इस कांदा को रख सकते हैं, प्याज को रख सकते हैं? और नहीं तो वो भी तो मौसम में खराब होगा। अभी वो तो खराब हो रहा है बहुत। अभी आता आहे ना साडीत आम्ही 4-4, 5-5 ट्रॅक्टर टाकेले तर 2-2, 3-3 ट्रॅक्टरने हाती लागू राहिले, बाकी ते विकू राहिले 300-400 रुपये भावात 2 नंबरचा माल। आता तुमची मागणी काय? आता आम्हाला आहे ते मार्केट क्लिअर चाललं पाहिजे, पण जो भाव आहे तो कमीत कमी 4000 रुपये तरी आता मिळायला पाहिजे आता होता। पण बाजार बंद आहे तर हे कधीपर्यंत बंद राहणार ते पण आपल्याला माहित नाही। तुम्ही तुमचा कांदा कधीपर्यंत ठेवू शकतात?
आता लय झालं तर 15-3 वार राहील आमच्याकडचा माल फक्त। तो इनका कहना है कि अगर 5 ट्रैक्टर प्याज निकलता है तो उसमें लगभग 2 ट्रैक्टर जो प्याज है वो खराब हो जाता है मौसम की वजह से, 2.5 ट्रैक्टर। तो उसका भी जो खर्च है वो तो उतना ही पड़ रहा है, पानी भी उतना ही लग रहा है, मेहनत भी उतना ही लग रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई कंसिडरेशन कहीं पर नहीं है। इसी की वजह से आप देखें कि जो किसान हैं वो सरकार से नाराज हैं, सरकार के इस फैसले से नाराज हैं, और उसके वजह से किस तरह से प्रभाव पड़ा है, किस तरह से परिणाम पड़ा है उनकी उपज पर, साथ ही साथ किस तरह से उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं उसे लेकर भी वो नाराज है। और इस सब के बीच में जिस तरह से अब सरकार की ओर से एक टैक्स लगाया जा रहा है 40%, उसकी वजह से इनका कहना है कि दाम और गिर गए हैं और इसी के कारण बाजार बंद है। किसान इंतजार कर रहे हैं कि उचित कोई निर्णय किया जाए ताकि उन्हें सही पैसे मिले, उनके उचित दाम मिले, और जिस तरह से पिछली बार परेशानी में सरकार की ओर से मदद नहीं मिली, ऐसे में अगर कुछ कमा रहे हैं तब भी सरकार उसमें कुछ ना कहे, ये उनकी मांग है। नासिक से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इधर उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि सरकार ने बाजार से 3 लाख टन प्याज खरीदा है और किसानों को सही कीमत मिली है। हमने अभी तक 3 लाख टन, 1.5 लाख टन नाफेड द्वारा, 1.5 लाख टन एनसीएफ द्वारा अभी तक हम खरीद चुके हैं, जिसके कारण जो किसानों का दाम बहुत ही कम था आज से महीना 1.5 महीना पहले, वो अच्छी मात्रा से बढ़ा है और किसानों को अपनी उपज के लिए सही दाम मिला है। जो निर्यात है उसके ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी, निर्यात शुल्क लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ किसानों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए नाफेड और एनसीसीएफ दोनों 3 लाख के बदले अब 5 लाख टन यानी 2 लाख अतिरिक्त और खरीदेंगे इस वर्ष। उधर हरियाणा और पंजाब के किसानों ने आज चंडीगढ़ में धरना देने की कोशिश की थी, लेकिन जगह जगह तैनात पुलिस ने उन्हें रोका। किसान खराब हुई फसल का मुआवजा मांग रहे हैं। उनकी कई और मांगे भी हैं। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए पूरी तैयारी की थी। पंचकुला के जीरकपुर और चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस जवान तैनात रहे। पंचकुला से चंडीगढ़ और मोहाली जाने वाले सभी रास्तों पर नाकेबंदी रही और कई किसान नेताओं को नजरबंद किया गया। और पंजाब के संगरूर में भी किसान चंडीगढ़ की तरह वहां पर बढ़ना चाह रहे थे। कल जिले के लोंगोवाल में किसानों और पुलिस के बीच झड़प के दौरान एक किसान की मौत भी हो गई थी। पुलिस के अनुसार किसान की मौत एक प्रदर्शनकारी के ट्रैक्टर के नीचे आने से हुई थी। पुलिस ने इसका वीडियो भी जारी किया है। और आइए सीधे हम आपको ले चलते मुंबई। बीएमसी में मलाईदार पोस्ट से जुड़ी हुई खबर है कि इसके लिए किस तरह से लॉबिंग हो रही है, इस पर आरटीआई के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। नियुक्ति या ट्रांसफर के लिए नगर सेवकों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक विभिन्न राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों की 300 से अधिक सिफारिशों नगर निगम में वहां पर आई हैं। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी में तबादले, पोस्टिंग और नियुक्तियों में जमकर सिफारिशें चलती हैं। ये बात आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र घाटगे द्वारा दायर सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से सामने आई है। इसके मुताबिक 2020 से 22 के बीच बीएमसी में जूनियर इंजीनियर से लेकर कार्यकारी इंजीनियर्स की पोस्टिंग, ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए 309 सिफारिशी चिट्ठियां आई हैं। ये चिट्ठियां लिखने वालों में मेयर, डिप्टी मेयर, बीएमसी में विपक्ष के नेता, नगर सेवक, विधायक, सांसद, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री तक हैं। पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने सबसे ज्यादा 34 अनुशंसा पत्र लिखे। महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल 11 पत्रों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। नाना पटोले ने भी पिछले 3 वर्षों में 6 पत्र लिख डाले। सिफारिश करने वालों में केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम शामिल हैं। इस जानकारी से ऐसा दिख रहा है कि बीएमसी के इंजीनियर बिल्डिंग प्रपोजल विभाग, बिल्डिंग फैक्ट्री विभाग, एसआरए, लैब टेस्टिंग विभाग जैसे मलाईदार पोस्टिंग्स के लिए बड़े पैमाने पर लॉबिंग कर रहे हैं, जबकि नियम संख्या 21 के मुताबिक ऐसी लॉबिंग करने या सिफारिश करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो किसी पर नहीं हुई। मैंने जो आरटीआई में ये जानकारी मांगी तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ 3 ही इन 300 में से सिर्फ 3 ही लोगों के ऊपर सिर्फ शोकॉज नोटिस दिया है। शोकॉज नोटिस पूरी कार्रवाई भी नहीं की है। इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इनके ऊपर और इनका जो दबदबा है वो वरिष्ठ बीएमसी के अधिकारियों से भी ज़्यादा है।
इसका खामियाजा जो लॉबिंग होती है, इसका खामियाजा लोगों को होता है, क्योंकि जो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बिल्डिंग क्रैश होते हैं, और इसमें पहले भी काफ़ी अधिकारी इंजीनियर्स जेल में जा चुके हैं, और यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार होता है। तो जब ऐसे लोगों को अगर पॉलिटिशियंस रेकमेंड करती है और भ्रष्टाचार करती है, तब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो होता ही है, मगर लोगों की जान भी जाती है। तो मुझे लगता है कि जो बीएमसी है उन्होंने अभी इस रूल 21 के हिसाब से हर एक इन 300 जो लोग हैं जो प्रॉपर लेटर लेके प्रेशर डाल रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो फ़ोन कॉल से लेटर प्रेशर डालते हैं, तो इनको ऊपर रूल 21 में कार्रवाई होनी चाहिए। सत्तारूढ़ शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े भी मानते हैं कि मनचाहे पोस्ट के लिए मनमानी होती है। कई बीएमसी के अधिकारी 7-7 साल एक ही पोस्टिंग में रहते हैं और कभी कभी उनकी मनमानी शुरू हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ये जो उनका कार्यकाल इतना लंबा होता है, तो दूसरे जो काबिल अधिकारी है उनको वहाँ काम करने का मौका नहीं मिलता। एक लोक प्रतिनिधि अगर किसी का ट्रांसफ़र चाहता है या उसके इलाके में, तो वो इसीलिए चाहता है कि वो अधिकारी जनहित और लोकहित में काम करे। कई अधिकारी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि जी उनके जो बच्चे हैं वो अलग अलग स्कूल में जाते हैं दूसरे एरिया में, या फिर घर में कोई बीमार रहता है तो उनको ट्रांसफ़र की ज़रूरत है। तो सब जो चीज़ है वो मायने में रखते हुए हम जो लोक जनप्रतिनिधि है, लोगों के हित में, जनहित में लेटर ट्रांसफ़र का देते हैं। हाल ही में बीएमसी के मोस्ट वांटेड वार्ड माने जाने वाले डी वार्ड के कुछ इंजीनियर्स को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इनमें से कुछ वैसे नाम थे जो वीआईपी पैरवी से पोस्ट पर बने हुए थे। अब आरटीआई खुलासे के बाद इस पर कार्रवाई कब और कितनी होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि हर पार्टी से जुड़ा कोई न कोई नाम पैरवीकार के तौर पर दिख रहा है। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। लक्षद्वीप के एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा को बहाल रखा है। ऐसे में उन पर लोकसभा से अयोग्य होने की तलवार लटक रही है। केरल हाई कोर्ट की ओर से दोषी करार देने की सजा को निलंबित करने के फैसले को रद्द किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल हाई कोर्ट ने कानून के सारे पहलुओं पर गौर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट को मामले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 6 हफ्ते में सजा निलंबित करने पर फिर से विचार करने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल हाई कोर्ट की अपील पर फैसला करने तक उसकी सजा निलंबित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नहीं चाहता कि अयोग्यता होने के अचानक क्षेत्र में वैक्यूम हो जाए। मुंबई पर आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राना को भारत लाने की कोशिशों को झटका लगा है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी अदालत ने राना के प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी है। बाइडेन प्रशासन की अपील को खारिज करते हुए अमेरिकी अदालत ने राना के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के आदेश दिए। पाकिस्तानी मूल के कनाडा के व्यवसायी तहव्वुर राना पर भारत में मुकदमा चल रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में समुद्र से मिल रही ड्रग्स ने सभी को हैरान कर दिया है। रत्नागिरी पुलिस को अब तक समुद्र किनारे से 40 किलो के करीब ड्रग्स मिले हैं। स्थानीय कस्टम विभाग भी अब तक 250 किलो के करीब ड्रग्स बरामद कर चुके हैं। 14 अगस्त से शुरू हुआ रत्नागिरी समुद्र किनारे पर ड्रग्स के पैकेट मिलने का सिलसिला आज भी जारी है और पुलिस ने अब मामले में कोस्ट गार्ड, नौसेना और एटीएस को भी सूचित किया है। महाराष्ट्र में पर्यटकों से भरे रहने वाले रत्नागिरी के सुंदर समुद्र किनारों पर आजकल पुलिस और कस्टम की भीड़ ज्यादा रहती है। वजह है समुद्र किनारों पर मिल रहे ड्रग्स के ये पैकेट। पुलिस के मुताबिक एफएसएल जांच से पता चला है कि पैकेट में हशीश भरी है। 14 अगस्त को हमको एक सूचना मिली थी कि कोई सस्पिशियस पैकेट करदे बीच जो दापोली पुलिस के अंतर्गत आता है वहाँ पे मिला है। उस इंफॉर्मेशन के तहत हमने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया। वहाँ पे कुछ पैकेट हमको मिले, वो हमने सीज किए। उस मौके पे हमने हमारा फॉरेंसिक जो टीम है वहाँ पे भेजी और उन्होंने जो वहाँ पे
प्राथमिक जांच की, उसमें ये पैकेट्स में हशीश और इस तरह का अम्लीय पदार्थ पाया गया है। पुलिस की तरह स्थानीय कस्टम विभाग भी समुद्र किनारों पर तलाशी अभियान चलाकर अब तक 250 किलो से ज्यादा हशीश बरामद कर चुका है। सर्च ऑपरेशन हमारा 6 दिन तो है, अभी भी चल रहा है, लेकिन जो 6 दिन की कार्रवाई में करीब 250 किलो तक जो नारकोटिक है वो हमें बरामद हुआ है। हैरानी की बात है कि हशीश के ये पैकेट सिर्फ एक बीच पर नहीं बल्कि कई जगह हैं। रत्नागिरी के करदे, लाडघर, केलसी, कोलथरे, मुरुड़ बीच के अलावा बुरुंडी से दाभोल खाड़ी और बोरिया में भी मिले हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक करदे बीच के एक युवक ने ड्रग्स का पैकेट मिलने के बाद उसे नवी मुंबई में बेचने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़े जाने के बाद जब उसने समुद्र से ड्रग्स मिलने का राज खोला तो पुलिस और कस्टम एक्शन में आए। जो पैकेट मिले हैं उस पर अंग्रेजी में अफगान प्रोडक्ट लिखा है, जबकि बोरियों पर प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान लिखा है। इससे यह तो साफ हो गया है कि रत्नागिरी के समुद्र किनारों पर मिल रही ड्रग्स अफगानिस्तान में बनी और पाकिस्तान से आई है, लेकिन समुद्र में किसने और क्यों डाला ये सवाल अभी बना हुआ है। रत्नागिरी पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर महाराष्ट्र ATS से लेकर कोस्ट गार्ड, नौसेना को भी सूचित किया है, क्योंकि ड्रग्स के पैकेट गहरे समुद्र से बहकर किनारे आ रहे हैं। इसी तरह के ड्रग्स के पैकेट गुजरात के समुद्र किनारों पर भी मिलने की सूचना है। पहली नजर में पुलिस को लगता है कि ड्रग्स तस्करों ने नौसेना और कोस्ट गार्ड से बचने के लिए गहरे समुद्र में ड्रग्स को फेंक दिया होगा जो बहकर किनारे लग रही हैं। लेकिन शक ये भी है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हुई तो। मामला ड्रग्स से जुड़ा है और ड्रग्स टेरर फंडिंग का एक बड़ा जरिया है, इसलिए पुलिस ने मामले में महाराष्ट्र और गुजरात ATS को भी अलर्ट कर दिया है। रत्नागिरी से दिलीप मुजावर और मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए हैं। जोहानिसबर्ग में उनका विमान उतरा है। ये दृश्य आ रहे हैं जब भारतीय समुदाय के लोगों से वो मिल रहे हैं। ये वो क्षण होता है जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में जाते हैं तो जो भारतीय समुदाय है वो उनसे वहाँ पर स्वागत के लिए मौजूद रहते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति और साथ ही जो मेज़बान देश है दक्षिण अफ्रीका के जो प्रमुख हैं सिरिल रामाफोसा, उनसे द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। निगाहें ये भी रहेंगी कि प्रधानमंत्री चीन के शी जिनपिंग से मुलाकात होती है या नहीं। जोहानिसबर्ग में 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स का ये सम्मेलन हो रहा है और ये तो भारतीय समुदाय से मुलाकात की तस्वीरें हैं। की सीधी आवाज ऐसी हम सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। आपको ये बता दें कि ब्रिक्स में 5 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ब्रिक्स दुनिया की 42 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ये अपने आप में अहम दौरा है। आपको बता दें ब्रिक्स दुनिया के 30% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स दुनिया की 23% GDP का भी प्रतिनिधित्व करता है और ब्रिक्स देशों में दुनिया के करीब 18% व्यापार होता है। तो आइए इन तस्वीरों के बाद देश की बात में आगे बढ़ते हैं। NDTV की एंकर रही कनुप्रिया सहगल, उनके बेटे श्रेयस और पिता गंगा प्रसाद विमल की 2019 में श्रीलंका के कोलंबो में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अब कंज्यूमर कोर्ट ने माना है कि जो ट्रैवल एजेंसीज थीं, थॉमस कुक और रेड एप्पल की तरफ से लापरवाही ने हादसे को न्योता दिया। लिहाजा एजेंसीज पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन परिवार इस मुआवजे से संतुष्ट नहीं है। लिहाजा अब योजना आगे अपील करने की है। ये है पुरानी टाइप की राखी। इस बार बाजार में कुछ ऐसी डिजाइनर राखियों की बहार है। कनुप्रिया सहगल। ये आवाज खामोश है। कभी NDTV के साथ एंकर रही कनुप्रिया सहगल, उनके बेटे श्रेयस और पिता गंगा प्रसाद विमल की श्रीलंका के कोलंबो में सड़क हादसे में 2019 में मौत हो गई थी। पति योगेश ने ट्रैवल एजेंसीज थॉमस कुक और रेड एप्पल को हादसे का जिम्मेदार माना और कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2 कंपनीज हैं। थॉमस कुक है जो मेन ट्रैवल एजेंट है जिससे हमने बुकिंग कराई, जो यहाँ की सपोजिटली वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है,
और रेड एप्पल उनकी वहाँ की टूर ऑपरेटर है जिनका यहाँ भी ऑफिस है, लेकिन जिन्होंने टूरिस्ट व्हीकल प्रोवाइड किया था। तो इन दोनों पे जॉइंटली उन्होंने पेनल्टी लगाई है, 50 लाख का मुआवजा दिया है। और ऑर्डर में जो जज साहिबा है उन्होंने क्लियर लिखा है कि आप किसी के नुकसान का पैसे से भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको 50 लाख का मुआवजा दे रहे हैं। परिवार की यादों को योगेश ने तस्वीरों में समेट रखा है। मोबाइल में दिखा रहे हैं कि कैसे दुर्घटना के ठीक पहले परिवार ने कोलंबो के गॉल इलाके में खाना खाया और फिर इनकी टूरिस्ट व्हीकल हाईवे पर खड़े एक कंटेनर से जा टकराई। इसके बाद कभी भी परिवार के सदस्य एक साथ जुट नहीं पाए। कंज्यूमर कोर्ट का एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने फैसला दिया, जल्दी दिया। आई डोंट अग्री विद द क्वांटम जो उन्होंने मेरे को क्वांटम दिया है, लेकिन दैट सेपरेट, ये लड़ाई पैसे के लिए थी भी नहीं। पॉइंट्स क्या क्या थे? पॉइंट बड़ा सिंपल था। उन्होंने पहले बताया कि जो ड्राइवर था उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, वो मेडिकली अनफिट था। जो पुलिस का एफआईआर है वो क्लियरली कहता है कि ड्राइवर की गलती है। जो गाड़ी थी वो भी लाइसेंस नहीं थी, वो भी टैक्सी नहीं थी, प्राइवेट व्हीकल था। ये भी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो ड्यू केयर करना चाहिए था ट्रैवल एजेंसी को, वो ट्रैवल एजेंसी ने नहीं किया। दिसंबर 2019 में हुए हादसे के बाद 2 हफ्तों तक योगेश श्रीलंका के अस्पताल में रहे। दुर्घटना में योगेश के जबड़ा, नाक, रीढ़ की हड्डी में चोट के साथ साथ बाएं पैर के 3 हिस्से हो गए थे। उनको वापस खड़ा होने में 2 साल का वक्त लगा। वो खुद संभले और बेटी को भी संभाला। दोनों गंभीर रूप से घायल भी हुए और किसी तरह मौत के मुंह से बाहर निकले। कंपनी से संपर्क साधा तो जवाब में थॉमस कुक ने कहा कि आप उगाही करना चाहते हैं। अब मुआवजे के बाद वो आगे की लड़ाई का मन बना चुके हैं। मेरे हिसाब से ये मुआवजा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कंपनी को दर्द नहीं होगा। 50 लाख देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई है, तो मुझे पैसे की बात नहीं है, लेकिन उनको भी कुछ दर्द होना चाहिए। तो अभी हम इसको अपील करेंगे। वी वेलकम द वर्डिक्ट, बट डेफिनेटली हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट से वी आर नॉट सेटिस्फाइड। बिन आवाज उठाए सुनवाई नहीं। सदमे से उबरकर लापरवाही के खिलाफ कंपनी को सबक सिखाने की कानूनी प्रक्रिया भी आसान नहीं थी। पैसा जिंदगी तो वापस नहीं ला सकती, पर लापरवाही की भेंट चढ़ने वाली बाकी जिंदगियों को बचा जरूर सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में आगे बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग की रिपोर्ट क्या कहती है? कहीं बारिश ज्यादा, कहीं कम, लेकिन 21 अगस्त तक औसत से कम बारिश की रिपोर्ट है। देश में इस साल मानसून की बारिश ने उत्तर पश्चिम भारत में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो एक तरह से कहर बरपाया है। और इन दोनों राज्यों में आई आपदा से आम जनजीवन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। लेकिन देश के कई ऐसे राज्य हैं जो इस मानसून सीजन में औसत से कम बारिश का संकट झेल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल 21 अगस्त तक देश में औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। खबर परेशान करने वाली है कि 1 जून से 21 अगस्त के बीच मॉनसून के दौरान देश में औसत से 7% कम बारिश हुई है। अभी क्या है कि जो ओवरऑल अगर हम रेनफॉल की बात करें मानसून सीजन की एज ए होल टिल टुडे -7% है। और अगर आप मेन राज्य देखेंगे, कुछ साउथ इंडिया के काफ़ी समय से अराउंड 10-15 डेज से साउथ पेनिनसुला में रेनफॉल ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सबड्यूड रेनफॉल है। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप जो रेड कलर में है, स्पेसिफिकली स्टार्टिंग फ्रॉम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, देन गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और ईस्ट यूपी, इस राज्यों में रेनफॉल सामान्य से कम है। मौसम विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस मॉनसून सीजन के दौरान झारखंड में औसत से 37% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिहार में औसत से 32% कम, गांगेय पश्चिम बंगाल में औसत से 29% कम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत से 35% कम,
जबकि असम और मेघालय में 17% और छत्तीसगढ़ में औसत से 14% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि इस दौरान कुछ इलाकों जैसे सौराष्ट्र और कच्छ में औसत से 72% ज्यादा, पश्चिमी राजस्थान में औसत से 60% ज्यादा और हिमाचल प्रदेश में औसत से 35% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 18 अगस्त 2023 तक खरीफ फसलों की बुआई का कुल क्षेत्रफल 1022.51 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले साल इस समय तक खरीफ फसलों की बुआई का क्षेत्रफल 1021.48 लाख हेक्टेयर रिकॉर्ड किया गया था। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस मॉनसून सीजन के दौरान 18 अगस्त तक पिछले साल 18 अगस्त के मुकाबले खरीफ फसलों की कुल बुआई करीब 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा इलाके में हुई। इस दौरान चावल की बुआई करीब 15 लाख हेक्टेयर ज्यादा इलाके में रिकॉर्ड की गई है, लेकिन पिछले साल 18 अगस्त के मुकाबले इस साल 18 अगस्त तक दलहन की फसलों की बुआई करीब 11,59,000 हेक्टेयर कम इलाके में हुई। लास्ट 2 इयर्स की प्रोडक्शन 317 लाख मेट्रिक टन और 318 लाख मेट्रिक टन हुई है। हमारा अभी तो खरीफ की सोइंग चालू है, थोड़ा डिले जरूर हुआ है, पर लगभग अनुमान है कि एरिया सेम रहेगा। अगर एरिया सेम रहता है तो मुझे लगता है कोई प्रोडक्शन में तकलीफ नहीं आएगी, पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन हो जाएगी। आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का मानना है कि इससे मॉनसून में दर्ज की गई कमी की भरपाई हो सकती है। अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि बारिश में सुधार से दलहन जैसी अहम खरीफ फसल की बुआई में भी सुधार होगा। दिल्ली से मोहम्मद मुसलिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी ग्रुप अपने दर्शकों के लिए एक खास चैनल लेकर आया है, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भरोसे की परंपरा जो एनडीटीवी ने बनाई है, ये चैनल उसी का विस्तार है। इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें मिलेंगी, राजनीतिक, सामाजिक, मानवीय आयामों से भरी और सांस्कृतिक खबरें भी। ये चैनल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आईना होगा। इसके अलावा इस पर देश विदेश के तमाम अहम खबरें भी मिलती रहेंगी। नमस्ते, मैं संयमी खेर। एनडीटीवी फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप लेकर आ रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक नया चैनल। कॉन्ग्रेचुलेशंस।